गुड मॉर्निंग. आज पुन्हा एकदा एसडीएमच्या लेक्चर मध्ये सर्वांचं स्वागत. आपण फोर्थ युनिट आज स्टार्ट करणार आहोत. परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन, इथिक्स अँड ट्रेंड्स. हा अतिशय सोपा आणि साध्या भाषेत त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आणि अतिशय सगळ्यात कमी असलेला युनिट, शॉर्ट आहे हा युनिट खूप. त्यामुळे आपण तो मॅक्झिमम 2-3 लेक्चर मध्ये संपेल अशा पद्धतीचा तो युनिट आहे. त्यामध्ये आपल्याला सिनॉप्सिस मध्ये जे काही टॉपिक्स दिलेले आहेत तुमच्या लक्षात येईल की त्याचं जे काही एरिया आहे तो तुम्हाला लक्षात येईल की आपण आतापर्यंत सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंट मध्ये सेलिंग म्हणजे काय, सेल्स मॅनेजमेंट म्हणजे काय, डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंट म्हणजे काय, सेल्सचे स्ट्रक्चर कसे बनवले जातील, सेल्स मॅनेजरच्या क्वालिटीज काय असल्या पाहिजेत, किंवा मागच्या आपण युनिट मध्ये जे काही डिस्ट्रीब्युशन चॅनल स्टडी केले, चॅनल्स साठी तुम्हाला चॅनल कॉन्फ्लिक्ट त्यामध्ये कसे होतात, त्याचं रिसोल्युशन कसं केलं जाईल, अशा पद्धतीने आपण 1 बाय 1 इथपर्यंत आलेलो आहोत. आता हा फोर्थ युनिट जो आहे ना, तुमच्या शिकवताना लक्षात येईल की आपण जे 3 युनिट मध्ये स्टडी केलेलं आहे त्याचाच थोडासा पार्ट, एक्सटेन्सिव्ह पार्ट किंवा त्याचा सारांश, एकंदरीत त्यामध्ये 3 युनिट मध्ये जे स्टडी केलेलं आहे त्यातलाच थोडासा पार्ट त्यांनी इथे रिव्ह्यू कसा, सेल्स परफॉर्मन्स रिव्ह्यू कसा घेतला जाईल किंवा सेल्स मॅनेजमेंट ऑडिट, आपण ऑडिट यापूर्वी अगोदर स्टडी केलेला आहे तो पार्ट पुन्हा रिपीट अगेन या युनिट मध्ये सुद्धा दिला. सेल्स परफॉर्मन्स कसा असला पाहिजे किंवा सुपरविजनच्या मेथड्स कुठल्या असतील, जर सेल्स पीपल्स तुमचे सेलिंग करतात तर त्यासाठी आपण सुपरविजन कशी केली पाहिजे, कसं कंट्रोल केलं पाहिजे सेल्स फोर्सला. आपण या अगोदरच्या टॉपिक मध्ये थोडा थोडा पार्ट तो स्टडी केलेलाच आहे, त्यामुळे तुम्हाला समजण्यासाठी खूप इझी असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन चॅनल परफॉर्मन्स, आता मेजरमेंट्स त्याचे कसे घेणार आहात, म्हणजे जसं की सपोज त्यांनी काय सांगितलंय बघा, मेजरिंग डिस्ट्रीब्युशन चॅनल परफॉर्मन्स. लेट्स सी. इथे तुम्हाला लक्षात येईल इव्हॅल्युएटिंग चॅनल्स, कंट्रोल ऑफ चॅनल. इव्हॅल्युएशन कसं करतो आपण की आता सपोज आपल्याकडे परफॉर्मन्स साठी काय क्रायटेरिया दिलेला आहे, बरोबर ना, मग त्यातला बेटर परफॉर्मन्स कुठला आहे किंवा जो बेटर नाही असं परफॉर्मन्स कशामुळे, क्रायटेरिया काय सांगतो की जसं आपण इव्हॅल्युएशन करतो की नाही क्लासमध्ये स्टुडंट्ससाठी, जसं की स्टुडंट्सचा परफॉर्मन्स कसा आहे, बरोबर ना, मग आता स्टुडंटचा परफॉर्मन्स मला मेजरमेंट्स घ्यायचे असतील तर त्यासाठी क्रायटेरिया मी जसं तुम्हाला मागच्या लेक्चरलाही सांगितलं की सपोज तुमचा अटेंडन्स कसा आहे, तुम्ही डेली परफॉर्म कसा करता, परफॉर्मन्स तुमचा कसा आहे, डेली शेड्यूल जे आपलं असतं लेक्चरचं त्यामध्ये दिलेलं वर्क तुम्ही कम्प्लीट करता का, किंवा बाकी तुमच्या ज्या टेस्टचे मार्क्स आहेत, असाइनमेंटचे मार्क्स आहेत, किंवा तुमचं जे काही एक्झामचं इव्हॅल्युएशन आहे, हा ओव्हरऑल आपण काय करतो एक क्रायटेरिया ठरवून घेतो की कुठल्या गोष्टीला किती मार्क्स असतील. जसं कॉलेज काही इंटरनल मार्क्स देतात 25 मार्कांचं पण आपण डिवायडेशन केलंय की नाही, मग त्याच्यानंतर टोटल जी येते आपण त्यावरून इव्हॅल्युएशन करतो की कुठला याचा स्टुडंटचा परफॉर्मन्स खूप बेटर आहे. तसे इथे चॅनल्स परफॉर्मन्स मध्ये काय की डिस्ट्रीब्युशन साठी जे चॅनल आपण वापरणार आहोत, होलसेलर असतील, रिटेलर असतील, जॉबर असतील, एजंट्स असतील, तर यामध्ये इव्हॅल्युएशन करावं लागेल की सपोज माझं टार्गेट कितीचं होतं, मला किती सेल करणं, एक्सपेक्टेड सेल्स माझा किती होता, त्यानुसार त्यांनी किती सेल्स केलेला आहे याच्यावरून आपण इव्हॅल्युएशन करणार आहोत. कंट्रोल करायचं म्हणजे काय की त्यांचं मॉनिटरिंग करायचं, बरोबर की नाही, मॉनिटरिंग केलं की त्यामुळे काय होतं की एक प्रकारे त्या चॅनल अलर्ट राहतात चॅनल मेंबर्स की त्यांना लक्षात येतं की मॉनिटरिंग सुरू आहे, त्यामुळे त्यांच्या डेली ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत सेलिंग मधल्या त्या कशा होतात की प्रॉपर करण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यामुळे ऑब्विसली त्यामध्ये इफिशियन्सी येते, इफेक्टिव्हनेस येतो आणि ते चॅनल्स काय करतात की आउटकम्स तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतात. ओके ना. त्यानंतर इथिक्स कसे वापरले पाहिजेत आपण थोडस त्याच्याबद्दलही स्टडी केला मागच्या
युनिटमध्ये की एथिकल मॅनर्स कसे वापरले पाहिजेत किंवा अनइथिकल ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत त्यांना कसं अवॉइड केलं पाहिजे, अनइथिकल मध्ये काय येतं, इथिकल मध्ये काय येतं, त्याचा स्टडी पुन्हा आपल्याला इथे करायचा. आणि सेल्स आणि डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंट मध्ये न्यू ट्रेंड्स कुठले आहेत आता जे आपण यूज करतोय किंवा मार्केटमध्ये यूज करतात मार्केटर, की ज्यामुळे काय होतं की कस्टमरशी रिलेशन तयार होतं आणि आपला सेल्स इन्क्रीज केला जातो. म्हणजे अशा पद्धतीने अतिशय साध्या आणि सरळ सिंपल भाषेमध्ये लँग्वेजमध्ये त्यांनी काय करण्याचा प्रयत्न केला की जे 3 युनिट मध्ये स्टडी केलंय ओव्हरऑल त्याचा एक सारांश त्यांनी तुम्हाला 4th युनिट मध्ये दिलेला आहे. त्यामुळे इथे घाबरून जाण्याचं अजिबात कारण नाहीये. आपण 1 बाय 1 पॉइंट्स घेणार आहोत. कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा तुम्ही, 100% तुम्ही विचारू शकता. आता इव्हॅल्युएशन आणि कंट्रोल ऑफ सेल्स परफॉर्मन्स असा पहिला टॉपिक दिलेला आहे. आता इव्हॅल्युएशन करताना किंवा सेल्स मॅनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ द सेल्स मॅनेजमेंट इज अ स्टेप बाय स्टेप सिक्वेन्शियल प्रोसेस. मग त्यामध्ये प्रोसेस कशी आहे इव्हॅल्युएशनची, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण एक क्रायटेरिया ठरवलेला असतो. मग त्यामध्ये इव्हॅल्युएशन करताना फर्स्ट दिलाय की सेलिंग परफॉर्मन्स टार्गेट्स. ऍक्च्युली तुम्हाला नक्की काय तुमचं टार्गेट आहे ते तुम्ही दिलेलं असलं पाहिजे. मला एखाद्याचा परफॉर्मन्स जर चेक करायचा तर तो बेटर त्याच्यामध्ये त्याने 100 पॅकेज वन डे मध्ये 100 पॅकेज सेल केले, पण माझं टार्गेट 200चं होतं. म्हणजेच काय 50% तुमचा परफॉर्मन्स कसा झालेला आहे, बेटर झालेला आहे. 50% सेलिंग झालं म्हणजे तुम्ही अजून तुम्हाला परफॉर्मन्स मध्ये काय करणं गरजेचं आहे, इम्प्रूव्हमेंट करणं गरजेचं आहे. सो हिअर फर्स्ट स्टेप इज सेलिंग परफॉर्मन्स टार्गेट, स्टँडर्ड्स अँड टॉलरन्स लिमिट्स. आता यामध्ये तुम्हाला स्टँडर्ड ठरवून घेणं खूप गरजेचं आहे की कशा टाईपच्या माझे प्रोडक्ट्स असतील किंवा कशा पद्धतीने मी सेलिंग करणार आहे. सेलिंग मध्ये स्टँडर्ड मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे. बघा त्यामध्ये सांगितलं इम्प्लिमेंटेशन अँड अचिव्हमेंट ऑल्सो, म्हणजे टॉलरन्स लिमिट्स फॉर द स्ट्रॅटेजी. आता स्ट्रॅटेजीसाठी तुम्ही कशा पद्धतीने टॉलरन्स यूज करणार आहात यामध्ये त्यांनी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की सेलिंग करताना टॉलरन्स का अपेक्षित आहे, कुठली स्ट्रॅटेजी अप्लाय केली. मग त्यासाठी तुम्ही टाइम पीरियड देणं खूप गरजेचं आहे कि कस्टमर जो है, अगर मेरा कस्टमर क्या सोच रहा है कि एक स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हो तो कितने दिन तक वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं या उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी सेल्स हो रहा है उसका आपको इवैल्यूएशन करना है. दैट मीन्स यहाँ पे मुझे नेसेसरी क्या है कि लिमिट्स देना, टॉलरन्स रखना, सहनशीलता ज्याला म्हणतो आपण ती ठेवावी लागेल. कारण मी आज स्ट्रॅटेजी अप्लाय केली आणि दुसऱ्याच दिवशी मला घाई खूप आहे की आज सेल लगेच सुरू व्हायला हवा, तर असं चालणार नाही. मार्केट आहे, मार्केट मधला कस्टमर व्हरायटी कस्टमर आहे आणि इथे आपल्याला काय करावं लागेल, टाइम पिरियड त्याला खूप देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे टॉलरन्स लिमिट्स तुम्हाला इथे पाळावे लागतील. इम्प्लीमेंटेशन एंड अचीवमेंट्स ऑल्सो, एक बार आपने वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर दी ना मार्केट में तो उसके बाद अचीवमेंट्स क्या आते हैं, मतलब मेरा जो टारगेट है सेलिंग परफॉर्मेंस टारगेट, उसके हिसाब से अगर मुझे अचीवमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि 100 पैकेट्स वन डे में अगर मैं सेल कर रही हूँ, ये मैंने टारगेट नहीं किया, मेरा टारगेट है 200 पैकेट्स का, तो यहाँ पे जो अचीवमेंट मुझे मिल रही है वो 50% ही मिल रही है. तो ये इवैल्यूएशन के लिए एक पॉइंट मिल गया ना आपको. सो लेट्स सी सेकंड पॉइंट, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस पोजीशन इन रिलेशन टू द टारगेट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो अभी अगर मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना है तो उसके लिए उन्होंने बताया कि पोजीशन इन रिलेशन टू द टारगेट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी कि जैसे मैंने पहले इसमें बताया कि टॉलरेंस लिमिट्स रखना बहुत जरूरी है स्ट्रैटेजी के लिए. तो फिर यहाँ पे भी उस टाइप का ही है कि आपकी जो पोजीशन है, रिलेशन जो है आपका टारगेट किया हुआ जो कस्टमर है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कितनी अचीवमेंट मिलती है उस हिसाब से मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा. जैसे कि पीक आवर में अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, उतना सेल हो रहा है, तो मैं समझूंगी कि ये पीक आवर जो है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है. मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का है, उसके साथ कौन सी स्ट्रैटेजी दी है, स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स है, दिवाली ऑफर्स है या कोई दूसरा ओकेजन है, उसके ऑफर्स अगर आप दे रहे हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मतलब उसका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट लेना पड़ेगा. ओके ना. नेक्स्ट थिंग है आइडेंटिफाइंग डायग्नोसिंग डेविएशंस फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टारगेट्स.
अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, देखो कि डायग्नोसिस करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस जैसे हम लोग डिसीज का कर लेते हैं ना, हमारे अगर हम बीमार हैं हम तो बीमारी का मेन रीजन क्या है, इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि डायग्नोसिस कर लेते हैं। उस तरह से प्रिस्क्राइब टारगेट जो है मेरा, मैंने जैसे बताया 200 पैकेज 1 डे में सेल होना जरूरी है, तो उस हिसाब से अगर मुझे क्या नहीं हो रहा है कि अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे डायग्नोसिस की जरूरत तो पड़ेगी कि कहाँ पे मेरी प्रोसेस वीक हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने डेविएशंस के बारे में बताया कि कहाँ पे चेंज की जरूरत है, कौन सा वीक पॉइंट मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, डेविएशंस कहाँ पे जरूरी है। डायग्नोसिस के बाद आइडेंटिफाई के बाद मुझे आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि प्रोसेस में वीक पॉइंट्स कहाँ पे है। ओके ना। एनालाइजिंग मेजरिंग डेविएशंस फ्रॉम टारगेट्स एंड गिवन टॉलरेंस लिमिट्स अगेन। तो यहाँ पे एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। जो भी डेविएशंस, मेजरिंग डेविएशंस है मेरे, जो चेंज मैंने किए हैं, तो उसका एनालिसिस करने के बाद मैं जो टारगेट किया हुआ मेरा जो कस्टमर है, टारगेट्स जितने मैंने सेट किए हुए प्रिस्क्राइब टारगेट्स, उसके लिए मुझे फिर वापस क्या करना पड़ेगा, एक टॉलरेंस लिमिट वापस रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी चेंज मार्केट में आता है ना, तो झट से कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसे टाइम पीरियड देना और उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मार्केटर। इज दैट क्लियर? ओके। So incorporating modifications if and as necessary to revise target objectives, plan, strategy and implementation process also. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इवेल्युएशन करते वक्त मुझे क्या करना है कि हर चीज में डेविएशंस यानी कि जो चेंज आने वाला है, मॉडिफिकेशंस आने वाले, तो जो मॉडिफिकेशन है जहां जहां पे नेसेसरी है आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह से प्रोसेस में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। टू रिवाइज टारगेट ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स मेरा टारगेट 200 का, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है क्या 1 डे के लिए, देखिए वहां की कैपेसिटी नहीं है उस मार्केट की, या मेरा जो टारगेट कस्टमर है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं कि उतना सेल हो सके, तो मुझे टारगेट में भी, टारगेट के जो ऑब्जेक्टिव्स है मेरे, उसमें भी चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव चेंजेस क्यों करने हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन उस मार्केट से रखे, उतना सेल्स तो हो नहीं रहा, तो सेल्स परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वीक आ रहा है। कोई भी अगर सेल्स फोर्स वहां पे यूज किया जाए तो उसके थ्रू भी परफॉर्मेंस उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है, 50% के आगे मेरा सेल नहीं जा रहा है, तो मुझे टारगेट किए हुए जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें ही चेंज लाना पड़ेगा। तो प्लान भी चेंज करने पड़ेंगे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लान भी चेंज हो जाएंगे, तो स्ट्रैटेजी भी चेंज होने वाली है। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मैंने 200 पैकेज सेलिंग के लिए रखी थी, जो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट था, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ जो प्लान मैंने बनाए थे, स्ट्रैटेजी रिलेटेड बनाए थे प्लान, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्लान बनाए थे, तो एवरीथिंग विल बी चेंज। ओके ना। सो एंड द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आल्सो चेंज। दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी जो मेथड है, जो टेक्निक है, जो आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या कर रही है, कि किस तरह से वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है। दोस्त, the evaluation process may reveal that the targets or standards are not met because those are too high or too low, or objectives and targets are based certain assumptions that may be too rigid or too general. That means यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप रखने वाले हो, तो वो बहुत ही हाई है या लो है, तो उसमें तो चेंजेस आना ही है। ओके। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है रिजिडनेस अगर है तो रिजिडनेस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी जो है आपने स्ट्रांगली अप्लाई की और उसमें अगर चेंजेस नहीं लाए तो शायद आपको आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि हर चीज में स्टेप बाय स्टेप जाना है। इन some cases assumptions may have been based on pessimistic environmental scenario and the goals and objectives may be conservative or narrow in scope. तो यहाँ पे environmental scenario किस तरह का है ये भी देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि
पेसिमिस्टिक एनवायरमेंटल सिनेरियो जो है, आपकी जो भी आपका जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो ना मार्केट में, तो उसे किस तरह से एनवायरमेंट के पीपल्स जो है, एनवायरमेंटल सिनेरियो क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी कस्टमर है आपका, वो किस तरह से, किस एटीट्यूड से उसे फेस कर रहा है उस प्रोडक्ट को। अगर वो बिल्कुल खुश नहीं, हैप्पीनेस नहीं, दैट मीन्स पेसिमिस्टिक, इस तरह का एनवायरमेंट अगर आपका है, तो आपके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना पड़ेगा, अगर उसको स्कोप नहीं है उस मार्केट में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टेप्स को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि किसी को अगर मुझे टारगेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि हर एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फिर वापस उसमें क्या करेंगे, चेंजेस लाते जाएंगे, कि जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई हो सके और सेलिंग मेरा इंक्रीज हो सके, मेरा सेल्स परफॉर्मेंस बेटर आ सके। ओके ना। अंडर द अपोजिट सेट ऑफ assumptions, the objectives may be too ambitious or unrealistic. समटाइम्स क्या होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं ना, तो यहाँ पे एम्बिशियस मतलब क्या, कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोग रखते हैं, या अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब जो कि जो चीज होने पॉसिबल ही नहीं है, आपको लगता है। इसे तो हम जनरली बोल देते हैं कि कोई भी इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, हम हर चीज कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स मार्केट के बारे में हम जब देखते हैं, मार्केट में जिस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव रखे कि इतना सेल होना जरूरी है, इतना मेरा सेल्स परफॉर्मेंस बेटर होना जरूरी है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोजीशंस की वजह से। जैसे कि अभी की कोविड का सिचुएशन अगर आप देख सकते हो, कि मार्केट में कस्टमर तो है, मार्केट में बाकी जब जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर रहे हो वो भी सही से कर रहे हैं, आपका सेल्स फोर्स बिल्कुल सही से काम कर रहा है, फिर भी एनवायरमेंट क्या कर रहा है, एनवायरमेंट कह रहा है कि आपकी जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो बिल्कुल नहीं है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। मार्केट में अगर कस्टमर आता ही नहीं है, तो फिर इस हालात में आपको अनरियलिस्टिक, आपके अगर ऑब्जेक्टिव है, मतलब सुटेबल एनवायरमेंट ना होने की वजह से वो अनरियलिस्टिक है, एट दैट टाइम यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू चेंज योर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ओके ना। सो सी, evaluation and control system generally operates during the process of implementation of sales plan or strategy, and the final evaluation of performance conducted after the implementation process is complete. जैसे कि इवेल्युएशन अगर करना है परफॉर्मेंस का, तो वो कब करना है, सेल्स प्लान और स्ट्रेटेजी जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसके बाद एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मुझे क्या करना है, इवेल्युएशन करना है परफॉर्मेंस का। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैन बी डन आइदर फॉर एन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन और द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स परफॉर्मेंस किसी का भी हो सकता है, यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, या इंडिविजुअल सेल्स पर्सन जो भी आपकी इसमें काम कर रहे हैं, एज ए सेल्स पर्सन जितने एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किए, उनका भी तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना जरूरी है। ओके ना। तो सेल्स परफॉर्मेंस मतलब क्या है, वो उन्होंने नेक्स्ट इसमें इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे अवेयर करते रहो, क्योंकि मेरे हाथ में 3 सब्जेक्ट है, मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सेटिस्फाइड हो, क्योंकि मैं जिस तरह से सिलेबस आपका ले रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको समझ में आता है। ओके ना। तो आप बीच बीच में थोड़ा मेरे कांटेक्ट में रहते जाओ, मार्केटिंग के स्टूडेंट है स्पेशली, तो मार्केटिंग की तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट है, और स्पेशलाइजेशन सॉरी जो कॉमन का भी एक सब्जेक्ट है, लॉजिस्टिक का, तो 3 सब्जेक्ट मेरे हाथ में। ओके ना। सेल्स परफॉर्मेंस अभी हम देख रहे हैं कि सेल्स परफॉर्मेंस मतलब क्या है। सेल्स इज द सेंट्रल फैक्टर और पैरामीटर, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस किस तरह से हम देखते हैं। अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मुझे देखना है, तो फर्स्ट थिंग क्या आती है, सेंट्रल फैक्टर क्या है, कि उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। हम लोग वहां पे ये नहीं सोचेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, वो कौन से हालात में एजुकेशन ले रहा है, वो सब चीजें बाद में स्टडी की जाएगी। फर्स्टली हम लोग क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे, कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसका परफॉर्मेंस है, तो फर्स्टली सेंट्रल फैक्टर आता है कि आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स, आपके ग्रेड्स। ओके ना। तो आप यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देखा जाए, तो उसमें सेलिंग कितना होता है, ये एक बेस्ट सेंट्रल फैक्टर और पैरामीटर है, जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है। सो सच
so that the future growth of the company depends on it. That means अगर उसका सेल्स अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में अच्छी तरह से सेलिंग कर रही है, उसकी प्रोसेस बिल्कुल सही से जा रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है। समझे ना? जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो हम उससे हमारे हमारे समझ में ये आता है कि ये बच्चा आगे जाके कुछ ना कुछ बनेगा, करियर करेगा। ओके ना? तो यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द रेवेन्यूज। दैट मीन्स आपका परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस अगर मुझे चेक करना है तो उससे क्या रिफ्लेक्शन मिलता है? सेल्स परफॉर्मेंस से मुझे ये रिफ्लेक्ट होता है कि रेवेन्यू कितना मिल रहा है। सेल्स परफॉर्मेंस बेटर है और रेवेन्यू बहुत कम है, इस ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर क्या किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर का जो एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे खत्म होता है, तो उसके हिसाब से पूरे ईयर का मुझे परफॉर्मेंस देखना है। तो ईयर में हम लोग क्या चेक करेंगे कि उस बिजनेस में रेवेन्यू मुझे कितना मिला। आपने अगर सेलिंग किया है तो अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो मुझे अर्निंग भी उतनी मिलनी चाहिए ना, तो उसके हिसाब से मैं सेल्स परफॉर्मेंस मेजर करूंगी, बेटर है या नहीं है। ओके ना? हायर रेवेन्यूज इम्प्लाई बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी कि आपको अगर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो उस मार्केट में एंट्री अच्छी तरह से कर रहे हैं। यानी आगे जाके भी वो क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे उस मार्केट पे और ग्रोथ स्टेज पे भी वो कंपनी जा सकती है। The sales performance is an indicator of the financial strength of the business। यानी कि आपके सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर ही क्या डिपेंड है कि आपका जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किस तरह की है। फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है आपके बिजनेस को, तो किस तरह से आप ग्रोथ स्टेज पे जा सकते हो? तो ये फाइनेंस किस तरह से अलोकेट किया जाता है? तो ये एक रेवेन्यू का भी एक ये है। और अगर स्टार्टिंग स्टेज है आपकी, तो फाइनेंस अलोकेट करने के लिए फंडिंग कौन कौन कर रहा है, उसमें शेयर होल्डर्स कितने हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है, इन्वेस्टमेंट किसने कितनी की है, उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं, या सपोर्ट लेने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगर रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। ओके ना? मेथड्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स। अभी कौन से मेथड्स है सुपरविजन के कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि सेल्स फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो सेल्स फोर्स है, सेल्स पर्सन है, तो सुपरविजन रेफर्स टू द टाइम स्पेंट वर्किंग विद एम्प्लॉयज टू बी सर्टेन दैट दे आर अवेयर ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ देयर जॉब। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से उनके साथ रहना है एम्प्लॉय जो है, तो सुपरविजन करते वक्त उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सेल्स मैनेजर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ टू परफॉर्म दैट करेक्टली। आपको हर टाइम उनको गाइड करते रहना है। सुपरविजन इज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। सेल्स मैनेजर यहाँ पे क्या करते हैं? तो लीडरशिप करते हैं। जो क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे, सजेशंस प्रोवाइड करेंगे, और आपकी जो भी एक्टिविटी सेलिंग की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना, आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ये उनकी जिम्मेदारी है एज ए लीडरशिप। ओके ना? देयर आर वेरिएशंस ऑफ हाउ क्लोजली सेल्स मैनेजर शुड सुपरवाइज सेल्स पीपल, and usually salespeople who are on commission basis receive less supervision in comparison with salespeople who are compensated by salaries। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किनके ऊपर हम लोग प्रॉपरली सुपरविजन करते हैं कि जो लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जाते हैं ना, कमीशन बेस पे, तो लेस सुपरवाइज किया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो यहाँ पे उनको सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। वो जितना काम करेंगे, जितना उनका परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, उससे उनको ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो ऑब्वियसली इफेक्टिव वर्क ही करने वाले हैं। लेकिन जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, सेल्स पीपल जो मंथली सैलरी ले रहे हैं, तो उनके ऊपर सुपरविजन और कंट्रोलिंग करना बहुत पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है सेलिंग कितना भी किया तो मंथ एंड में जितनी सैलरी मेरी है उतनी तो मुझे मिलने वाली है। तो कमीशन के बारे में ज्यादा सोचने वाले बहुत लोग नहीं रहते। वो बोलते हैं मेरा जॉब है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा। तो उसमें एक्टिवनेस आना, इफेक्टिवनेस आना, ये सब चीजें करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सेल्स मैनेजर्स को सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए सुपरविजन के लिए कि टेलीकम्युनिकेशन करो। टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि सेल्स मैनेजर्स यूज टेलीफोन, ईमेल, वॉइस मेल, उनके साथ ऑलवेज कांटेक्ट में रहो। ऐसा नहीं कि आप हर बार उनके साथ घूमो मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, गाइडेंस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें टेलीफोन का भी यूज कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ईमेल भी कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, फैक्स मैसेजेस कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे यूज की जाएगी। तो कंपनीज जो है उनके नाम बताए उन्होंने, Hewlett Packard and Procter and Gamble and IBM give each of their salespersons a laptop or computer for carrying out various activities such as report writing, call planning, assessing customer information, submitting quotations, corresponding with customers, entering and monitoring customer orders, and so on. By using the computerized support system, these companies have reported improvement in accuracy, productivity, and management effectiveness. यहाँ पे जो भी चीजें बताई, देखो टेलीकम्युनिकेशन ये डायरेक्ट सुपरवाइजरी मेथड है। यहाँ से क्या पता चलता है, कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं आप लोग, उनको कंप्यूटर लैपटॉप दिए जाएंगे, लैपटॉप के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि जितने सारे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं तो उसको क्या, उसका रिपोर्ट बनाना है। जितने सारे कॉल्स उन्होंने किए, सेलिंग के दौरान कॉलिंग कितना हुआ, कस्टमर की इंफॉर्मेशन कितनी आपके हाथ में आई, कितना कोटेशन आपने सबमिट किया, या करस्पॉन्डिंग विद कस्टमर्स, एंटरिंग एंड मॉनिटरिंग कस्टमर ऑर्डर्स, यानी कि कितने कस्टमर के साथ आपका कांटेक्ट हुआ, कितने कस्टमर ने ऑर्डर्स दिए, इसका पूरा मुझे क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है। जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा कि अगर मुझे उस रिपोर्ट के दौरान कुछ कमियां नजर आती है तो मैं क्या करूंगी एज अ सेल्स मैनेजर, वो इम्प्रूवमेंट के लिए या एक्यूरेसी के लिए या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट के थ्रू मैं इफेक्टिवनेस लाने की कोशिश करूंगी। ओके ना? समझ में आ रहा है सुपरविजन किस तरह से किया जाएगा? आपको पहले से तो लैपटॉप दिया तो खुश होने की कोई बात नहीं है। लैपटॉप के अंदर जो भी काम है वो बहुत बढ़िया काम है, वो अगर सही से आप नहीं कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर नहीं आने वाला है। ओके ना? तो लैपटॉप तो खेलने के लिए नहीं, गेम्स तो बिल्कुल नहीं खेलना है लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पे हमें काम करना है, क्योंकि आगे जाके आप भी कभी कंपनी में काम करने वाले हो। कंपनी जब आपको लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, कुछ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, तो वो काम के लिए दिए जाते हैं। ओके ना? सेल्स मीटिंग्स अरेंज करने पड़ेंगे। अभी आप बोलोगे कि मीटिंग्स मैडम, ये ऑनलाइन मीटिंग्स, ये सेल्स मीटिंग्स, ये मीटिंग का नाम सुनते ही चक्कर आने लगते। क्यों लगते हैं चक्कर आने? क्योंकि कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस ही रहते। आपके भी होते हैं ना मीटिंग्स? अभी जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन के दौरान भी आपके मीटिंग्स हुए, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो वैसे ही सेल्स मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। अगर मुझे सुपरविजन करना है, उनका सही से कंट्रोल में रखना है सेल्स फोर्स को, तो किस तरह की मीटिंग दी जाएगी? सेल्स मैनेजर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑन एनी चेंज इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अगर मेरी पॉलिसी में कुछ चेंज हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, डेविएशंस की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरा टारगेट ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह का है कि उसमें अनरियलिस्टिक है, ऐसा मैंने बताया कि जो पॉसिबल नहीं हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है उस मार्केट से उतना सेलिंग होना या सेल्स परफॉर्मेंस बेटर लाना। तो ऐसे हालात में कभी कभी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर वो चेंज मुझे करना है तो सबसे पहले उसकी जानकारी किसको होना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन मैं किसको प्रोवाइड करूंगी? तो वो इंफॉर्मेशन मुझे मेरे सेल्स फोर्स को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो फाइनल कस्टमर तक जाने वाले हैं। जो भी कस्टमर के लिए मेरी पॉलिसी है, प्रोसीजर्स है, तो मुझे क्या करना है कि सेल्स पीपल की, सेल्स फोर्स की मीटिंग बुलवानी पड़ेगी, सेल्स मीटिंग दैट इज कॉल्ड, एंड टू अरेंज फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर मेरी पॉलिसी चेंज हुई तो पॉलिसी के बारे में नॉलेज देना भी जरूरी है ना सेल्स फोर्स को। तो नॉलेज किस तरह से दिया जाएगा? तो अरेंज किए जाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड टू इंस्पायर और मोटिवेट सेल्स पीपल टू अचीव सेल्स कोटास। तो अचीवमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे सेल्स फोर्स को इंस्पिरेशन देना जरूरी है, मोटिवेशन देना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर आएगा। तो ये एक सुपरविजन की, डायरेक्ट सुपरविजन की मेथड है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। अभी कॉन्टैक्ट्स किस तरह के? पर्सनल कॉन्टैक्ट करने मतलब क्या करना है? तो
यहाँ पे उन्होंने बताया सेल्स मैनेजर विजिट कस्टमर्स विद ईच सेल्स पर्सन फॉर वेरियस रीजन सच एज कॉलिंग ऑन स्पेसिफिक कस्टमर टू हैंडल पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि रहता है ना, कोई एक कस्टमर क्रिटिकल भी रहता है, क्रिटिकल नहीं बोल सकते इसमें, उसके क्वेरीज बहुत ज्यादा है, चिकित्सक आहे तो खूप चिकित्सक आहे, खूप क्वेश्चनिंग करणारा आहे. क्लासमध्ये काही स्टुडंट्स असतात बघा की नको असलेले क्वेश्चन विचारतात, टाइमपास म्हणूनही विचारणारे क्वेश्चन विचारणारे काही लोक असतात. तर मग अशा वेळी त्यांना हँडल कसं करणार? तर मग सेल्स मॅनेजरचा हा रोल आहे की कस्टमरला व्हिजिट देण्यासाठी तिथपर्यंत जाणं, ट्रेनिंग द सेल्स पर्सन, टीम सेलिंग एफर्ट, तो टीम को किस तरह से एफर्ट्स लेने, और उसका भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा. गेटिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. कितने लोगों को इन्होंने पर्सनली ये किया, कांटेक्ट किया, कितना टीम किस तरह से एफर्ट्स ले रही है आपकी सेल्स टीम. सेल्स मैनेजर डिस्कस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सेल्स पर्सन आफ्टर द सेल्स कॉल. सेल्स कॉल होने के बाद आपको क्या डिस्कस करना है, तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. अभी हर एक पर्सन में, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, as I told you that most of the people's having some strong points and some weak points. Okay, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ किस तरह की है, वीकनेस किस तरह का है उस सेल्स पर्सन के अंदर, तो उसके बारे में पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है. ओके ना. अभी कोचिंग, जैसे कि हम लोग लगाते हैं ना कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल नॉलेज होना जरूरी है, या मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई, तो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे कोचिंग की जरूरत है. कोचिंग में क्या किया जाता है इसमें, ये सुपरवाइजरी मेथड है. देखो, तो ये सुपरवाइजरी मेथड क्यों है, कोचिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपको नहीं पता है, जो नॉलेज आपके पास नहीं है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, और जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो क्या बताया, देखो, सेल्स मैनेजर हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट सेल्स पर्सन थ्रू सुपरवाइजरी फीडबैक एंड रोल मॉडलिंग. तो आपका यहाँ पे कोचिंग के अंदर क्या काम है एज अ सेल्स मैनेजर, तो आप रोल मॉडल हो उनके लिए. आपका मैनेजमेंट किस तरह का है, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या कहती है, आप किस तरह के प्लान्स या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो, तो उसी को वो आपका सेल्स फोर्स क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि आप रोल मॉडल के रोल में काम करते हो उनके लिए. कोचिंग इंटेंसिवली ट्रेनिंग द सेल्स पर्सन ऑन द जॉब थ्रू इंस्ट्रक्शंस, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑल्सो. अगर किसी एक सेल्स मैनेजर को जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो करना नहीं आ रहा है, तो आपका जॉब क्या है एज अ सेल्स मैनेजर, सेल्स पर्सन को ऑन जॉब क्या करना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ओनली प्रोवाइड नहीं करने हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाना है, उसकी प्रैक्टिस करवानी है. तो उसके लिए नेसेसरी है कि जो आप रोल मॉडलिंग का रोल यहाँ पे कर रहे हो एज अ सेल्स मैनेजर, तो आपको पहले से वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर मेरा नॉलेज वीक है तो वो मुझे फॉलो करेगा मेरा सेल्स फोर्स, जिस तरह से मैंने डेमो दिखाया, मेरा इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से मैंने डेमो प्रॉपर नहीं दिखाया, तो वो लोग भी सेल्स पीपल जो है वो मार्केट में जाके वो इस तरह का ही डेमो दिखाएंगे, तो शायद आपको अचीवमेंट मिलेगी नहीं, आपके ऑब्जेक्ट कभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकते. समझ में आ रहा है ना. द मेजर पार्ट ऑफ कोचिंग सेशन इज द जॉइंट सेल्स कॉल दैट इज मेड बाय द सेल्स मैनेजर एंड द सेल्स पर्सन. अभी जॉइंट सेल्स कॉल क्यों करने, meeting with the customer, the sales manager discusses the salesperson's area and area improvement. तो यहाँ पे हम दोनों भी कॉल करेंगे, ज्वाइंट कॉल करेंगे, कस्टमर के साथ दोनों का डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, उसके बाद सेल्स पर्सन जो है वो उस एरिया में कितने ट्रेन हो चुके हैं ये हम जान सकते हैं. विथ रेगुलर कोचिंग सेशन सेल्स मैनेजर कैन इम्प्रूव सेलिंग and develop positive attitudes and work habits and help the salesperson to be efficient. अभी मोर एफिशिएंट ऐसा बताया. सेलिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करने हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, तो मुझे कोचिंग सेशन की जरूरत पड़ेगी. पॉजिटिव एटीट्यूड कब आता है, जब मेरा रोल मॉडल जो है सेल्स मैनेजर जो है वो किस तरह से कस्टमर से बात करते हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी वर्क हैबिट क्या है, उसे मैं फॉलो करूंगी एज ए सेल्स पर्सन. सेल्स फोर्स अगर उसे फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी सेल्स पर्सन है तो उसके हैबिट चेंज हो जाएंगे या उसके स्किल क्या होंगे, डेवलप किए जाएंगे. ओके ना.
परफॉर्मेंस भी आपका इफिशिएंट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, कोचिंग के बाद अभी इनडायरेक्ट सुपरवाइजरी मेथड से इनडायरेक्टली किस तरह से हम सुपरविजन कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड्स तो हमने स्टडी कर लिए कि आपको हर बार उनके साथ रहना है, उनको मोटिवेट करना है, इंस्ट्रक्शंस देने, कोचिंग्स ले देने। तो इनडायरेक्ट में सेल्स रिपोर्ट्स ये काम करते, आप सुपरविजन का काम करते। जो भी किया जाएगा ना सेलिंग के दौरान, तो सेल्स का रिपोर्ट बनाओ। तो जैसे सेल्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती है, कॉल मेड कितने कॉल किए, ऑर्डर्स कितने मिले, ऑब्टेन न्यू कस्टमर्स डेवलप यानी कि किस तरह से न्यू कस्टमर ऐड हो रहे, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज क्या कर रहे उसका भी रिपोर्ट लेना है, कस्टमर प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके बारे में अगर मैंने सेल्स रिपोर्ट बना दिया तो सेल्स पीपल आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉल प्लान व्हिच गिव्स द डिटेल्स ऑफ देयर प्लान्स ऑफ कस्टमर विजिट for the upcoming period. The call plan makes a salesperson plan the activities as per the company norms of calling. रिपोर्टिंग के थ्रू सेल्स मैनेजर को ये नॉलेज आ जाती है कि कंपनी की जो नॉर्म्स है, कंपनी ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए उसके हिसाब से ये कॉलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कि बहुत सारे क्लास है कस्टमर के, जैसे मैंने बताया हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो हर एक कस्टमर को जब हम कॉल करते हैं तो कॉल के अंदर हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं, उसका भी फीडबैक लेना पड़ेगा। अगर मैंने सही से काउंसलिंग किया है, सही से मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो शायद ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे। रिपोर्ट में अगर वो कम दिख रहा है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये भी इनडायरेक्ट सुपरविजन मेथड है। आपने न्यू कस्टमर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, इंक्लूडिंग टाइम टू बी स्पेंट ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर को ऐड करना है तो मुझे उनके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, उनके लिए किस तरह से मैं कॉलिंग सिस्टम किस तरह की है, मेरी इंफॉर्मेशन किस तरह की है, डेमो किस तरह से मैं दे रही हूँ, इसका पूरा रिपोर्ट मुझे बना के क्या करना है, सेल्स मैनेजर को प्रोवाइड करना है। तो सेल्स पीपल का जो भी परफॉर्मेंस उसके अंदर है तो उसका इवैल्यूएशन सेल्स मैनेजर कर सकते हैं, या अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है उनका तो रिवॉर्डिंग सिस्टम रखी जाएगी। ओके ना। सो सेल्स रिपोर्ट्स क्या करते हैं कि टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके ना। नाउ लेट्स सी कंपेंसेशन प्लान कि यहाँ पे कंपेंसेशन में क्या बताया, देखो इनडायरेक्ट सुपरविजन मेथड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स दैट encourage sales people to carry out those activities that will maximize their income or money earned। यहाँ पे सेल्स पीपल को इंकरेज करना है कौन से इसके लिए, कि जो एक्टिविटीज है जो करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमाइज देयर इनकम और मनी अर्न। वो एक्टिविटी अगर आप प्रॉपर से कर रहे हो एज अ सेल्स पर्सन तो आपकी इनकम लेवल भी बढ़ सकती है, इनकम सोर्स बढ़ सकता है, या आपको ज्यादा मनी भी क्या हो सकता है अर्न कर सकते हैं आप लोग, यानी कि कमीशन वगैरह जो रहते हैं ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए उनको क्या करना है, एनकरेज करना है। कंपनसेशन प्लान क्या करता है, कंपनसेशन प्लान डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स पीपल and influences the efforts and time spent by sales people on various activities। तो यहाँ पे जो सेल्स पीपल है जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आएगी, इफिशिएंसी आएगी। क्यों, क्योंकि हम लोग उस तरह का प्लान उन्हें देंगे कि जिसकी वजह से उनको अर्निंग बढ़ सकती है, उनकी अर्निंग बढ़ सकती है। और ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको अगर हम बता रहे हैं कि आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, आपको मनी प्रॉफिट या कमीशन मिल सकता है, तो कोई भी आदमी पूरी ताकत के साथ क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा उसमें, उस काम में, और अचीवमेंट लेने की कोशिश करेगा। तो ये कंपेंसेशन प्लान क्या है, इनडायरेक्ट सुपरवाइजरी मेथड है कि जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिलता है कि हमारे सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके ना। सेल्स एनालिसिस करना है इनडायरेक्ट सुपरविजन मेथड में। एनालिसिस रिपोर्ट क्या कहता है, सेल्स मैनेजर कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेल्स पर्सन बाय कंपेयरिंग व्हाट वाज सोल्ड एंड हाउ मच वाज सोल्ड विद द सेल्स quotas, and thereafter the
Sales manager can guide or help those sales people who need help in achieving their sales targets or quotas. Sales quotas हमने स्टडी किया कि नहीं? सेल्स टारगेट्स कितने हैं, अगर आप सेलिंग कर रहे हो किस तरह से सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, उसकी जानकारी मुझे सेल्स एनालिसिस के बाद मिलेगी। अगर उसके हिसाब से मेरा सेल्स कोटा अचीव नहीं हो रहा है, मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है सेल्स टारगेट, तो मुझे क्या करना है कि उस सेल्स पीपल को जरूरत है गाइडेंस की, तो मैं उसे गाइडेंस दूंगी एज अ सेल्स मैनेजर। ओके ना? एक्सपेंस अकाउंट्स किस तरह के हैं आपके? अभी एक्सपेंस अकाउंट का रिपोर्ट किस तरह से बनाया जाएगा? एक्सपेंस रिपोर्ट इंडिकेट हाउ मच मनी वाज स्पेंट बाय सेल्स पीपल और ट्रैवलिंग, लॉजिंग, मील्स, एंटरटेनमेंट। जैसे हमने देखा ना कि कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, कंपनी की पॉलिसी क्या है कि सेलिंग के लिए अगर सेल्स पीपल को बाहर भेज रहे हैं किसी अलग एरिया में, अलग टेरिटोरी में, तो उसके लिए आने जाने का खर्चा दिया जाता है, एक्सपेंसेस दिए जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, लॉजिंग का भी एक्सपेंस दिया जाता है, फूड मटेरियल, मील्स, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ दिया जाता है, उस पे भी आप एक्सपेंसेस दे सकते हो। तो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस जो है उसे क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। तो एक्सपेंस अकाउंट का मुझे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। Many sales managers are flexible on expense account as long as the additional selling expenses have produced increased sales and profitability. एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है उसके बारे में अगर मैंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी तो यहाँ पे क्या करना है, उसका इम्पैक्ट मेरे किस चीज पे होगा, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। मैंने तो बहुत बढ़िया सेल कर लिया लेकिन मेरे एक्सपेंसेस इतने कि वो जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो तो उसमें एक्सपेंस में चला गया, तो मैं प्रॉफिट लूंगी ही नहीं। तो ऑब्वियसली इंक्रीज सेल्स, प्रोड्यूस इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे ये सेलिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। समझ में आया ना कि अभी मैंने एंटरटेनमेंट पे इतने एक्सपेंसेस लगा दिए एज अ सेल्स पीपल कि जितना प्रॉफिट मार्केट से मिल रहा था तो वो कंपनी को लॉस ही होगा ना, सब एक्सपेंस में दिखा दिया तो ये नहीं चलने वाला। इसके लिए ये इनडायरेक्ट सुपरविजन मेथड है। आपको क्या कंट्रोल में रखना है, सेलिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखना है। उसके लिए कुछ आपको रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने पड़ेगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बिलिंग सिस्टम रखते हैं कि अगर आपने एंटरटेनमेंट की सर्विस ली, एक मूवी देखी, आप लोग खेड़ में गए थे सेलिंग के लिए, खेड़ मार्केट में 2 दिन तक थे, तो 2 दिन रुकने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ का जो थिएटर है उसमें मैंने एक फिल्म देख ली। अभी किस तरह का थिएटर है या उसका टिकट या कुछ फिजिकल एविडेंस जिसे बोलते हैं ना हम लोग, सर्विस के अंदर रहता है, एंटरटेनमेंट की सर्विस है तो वो अगर मैं रिपोर्ट में क्या करूंगी, मेंशन करूंगी, वो टिकट भी लगाऊंगी, तो शायद फिजिकल एविडेंस मिल जाएगा कि सच में मैंने फिल्म देखी। अगर मेरे पास रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ओनली लिखा है राइटिंग में कि एंटरटेनमेंट की सर्विस के ऊपर मेरा इतना एक्सपेंस था, तो कितना, एक टिकट बुक करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ये क्या किया मैंने, सेलिंग एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए उसका टिकट भी मंगवाया, तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगी ना। ओके, इज दैट क्लियर? कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स। नाउ किस तरह से सेल्स फोर्स को कंट्रोल में रखेंगे, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ पे आपको सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस क्या करना है, मेजर करना है, तो मेजर करते वक्त आपको स्टैंडर्ड के साथ क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। मेरा स्टैंडर्ड क्या कहता है, आपका परफॉर्मेंस इतना होना चाहिए था, जैसे 200 पैकेज मुझे सेल करने थे, आपने 100 पैकेज सेल कर दिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आपका परफॉर्मेंस भी करा, तो यहाँ पे मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि परफॉर्मेंस बेटर क्यों नहीं आ रहा, इफ नेसेसरी टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो दैट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस एज पर द प्लान्स। अगर मैं कुछ करेक्टिव एक्शंस वहां पे लूंगी तो शायद पॉसिबल है कि मेरा कंट्रोल रहेगा सेल्स फोर्स के ऊपर और मैं एज पर प्लान क्या करूंगी, सेलिंग कर पाऊंगी या परफॉर्मेंस उस तरह का सेल्स फोर्स का हो सकता है। Effectiveness of sales force management to a large extent depends on controlling mechanism practiced by the company. तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या काम करता है, तो जो सेल्स फोर्स आपका है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें इफेक्टिवनेस लाने की कोशिश ये सेल जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो करता है। यहाँ पे कंट्रोल कीप्स सेल्स पीपल अलर्ट, एक्टिव, क्रिएटिव एंड रेगुलर इन देयर एफर्ट्स। आपके ऊपर अगर किसी का कंट्रोल ही नहीं तो क्या होगा, क्या आप अलर्ट रहोगे? बिल्कुल नहीं। आप एक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्रिएटिव की तो बात ही नहीं है मैडम।
अगर जैसे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के ऊपर कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हर रोज रेगुलर आपके साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, अभी घर पे भी हो तो ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसके लिए हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस के थ्रू हमें समझ में आता है कि कितने लोग अलर्ट है, अवेयर है, एक्टिव है, क्रिएटिव, कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरह से इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को। तो ये सब क्यों किया जाता है, आपको कंट्रोल में रखने के लिए। अटेंडेंस लेना ये क्या हमारी जिम्मेदारी तो है ही, पर ऊपर से इसका इफेक्ट क्या होगा कि आप लोग अलर्ट रहोगे। नहीं तो क्या है कि सुबह में 10 बजे अगर लेक्चर स्टार्ट होता है तो हम उठते ही 12 बजे, तो फिर किस तरह से हम लोग इफेक्टिव वर्क देख कर सकते, इफेक्टिव परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकता ना। तो इस तरह से जो सेल्स पीपल है उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोलिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या करती है, तो आपको एक्टिव बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। सुटेबल कंट्रोलिंग सिस्टम इज एसेंशियल टू बोथ कंपनी एंड सेल्समैन। कंपनी को भी कंट्रोलिंग सिस्टम की जरूरत है। अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल आपने बनाया उसके लिए तो भी लॉस हो सकता है। After analysis of the nature of salespeople, type of work, degree of cooperation and other relevant variables, an appropriate controlling system should be designed. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अभी डिसिप्लिन लाना है, कंट्रोल में रखना है, तो कंट्रोलिंग में जो भी आता है, तो कंट्रोलिंग करने के लिए जो भी हमें प्लान करना है, तो सेल्स पीपल को देखो, वो सेल्स पीपल किस टाइप का है, टाइप यानी उसका टाइप ऑफ वर्क क्या है, कॉपरेशन, डिग्री ऑफ कॉपरेशन किस तरह से है, अदर रिलेवेंट वेरिएबल्स यानी कि जो टाइप ऑफ वर्क दिया है उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस, मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट की वजह से होगी, शायद आपकी नेचर की वजह से, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस पे। तो उस तरह से हमें अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग सिस्टम पर्टिकुलर एक सेल्स पीपल के लिए क्या करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपका टाइप कुछ अलग है, आपका काम का, जॉब का जो वर्क टाइप का, सॉरी वर्क का टाइप जो है वो अलग है, दूसरे का कुछ अलग है, आपने सबके लिए सेम कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई की, तो क्या होगा, किसी एक को वो बेटर परफॉर्मेंस देगा, कोई एक है वो इरिटेट हो सकता है या जॉब छोड़ के जा सकता है। तो हमें टाइप्स भी देखने पड़ेंगे वर्क की, किसका कौन सा काम है, उस तरह से उसे किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इट शुड बी नोटेड दैट कंट्रोल इज नॉट फॉर फॉल्ट फाइंडिंग और पनिशिंग अदर्स। कंट्रोल करना मतलब पनिश करना ये नहीं होता है। आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अटेंडेंस में अगर आपके क्लास गार्डियन क्या कर रहे हैं, आपके अटेंडेंस नहीं लगा रहे, बहुत ही स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर फॉल्ट है वो फाइंड आउट करना या आपको पनिश करना, तो ये सब कंट्रोलिंग नहीं करता है। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, इट मीन फॉर हेल्प देम मूव इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये कंट्रोलिंग का मीनिंग है। सेल्स फोर्स अगर सही डायरेक्शन में जाके काम नहीं कर रहा है तो मुझे उसे कंट्रोल में लाना है, उसके थ्रू मुझे अच्छा परफॉर्मेंस लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मिस्टेक्स अवॉइड किए जाएंगे, और जो करेक्टिव एक्शंस की वजह से क्या होगा, सेल्स फोर्स एक्टिवली काम करेगा और सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपके एक्सपेंसेस कम किए जाएंगे और इस तरह से आपका परफॉर्मेंस जो है बेटर आएगा। ओके ना, समझ में आ रहा है कंट्रोलिंग किस तरह का होगा। सेल्स फोर्स कंट्रोलिंग मेथड्स ये अभी, the method depends on areas, criteria or aspects used for measuring and comparing। अभी देखो सेल्स फोर्स को कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए मेथड्स क्या है। तो एस्टेब्लिशिंग सेल्स टेरिटोरीज, सेल्स टेरिटोरीज को एस्टैब्लिश करो, अलोकेट करो सेल्स कोटास। सेल्स फोर्स को कंट्रोल करना है, कुछ काम होना चाहिए दिमाग में, काम ही नहीं है, काम कम रहता है ना तो दिमाग कहीं और लगा लेते हैं हम लोग। जैसे स्टूडेंट्स को अगर हमने होमवर्क दिया ही नहीं, असाइनमेंट दिए ही नहीं, तो वो लोग टाइम पास कर लेते हैं। उसके बाद एक बार आपका ऑनलाइन लेक्चर हो गया ना तो आप लैपटॉप पे कुछ और ही काम करते जाते हो, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए अगर मुझे सेल्स फोर्स को कंट्रोल करना है तो ये एक मेथड है। उनके लिए एक सेल्स टेरिटोरी दो कि एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है, ये अगर पता है ना
तो मैं मेरा दिमाग वहां पे लगाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह का कस्टमर है, कस्टमर का स्टडी करूंगी, मार्केट का स्टडी करूंगी, एनवायरनमेंट का स्टडी करूंगी, जितना मेरा रोल है ना एज अ सेल्स पर्सन। तो अलोकेट कर दो उनको सेल्स कोटास, यानी कि यहाँ पे आपको कितना काम करना है, सेल्स कोटास कितना अचीव करना है, ये अगर आपको पता है ना, तो एफर्ट्स कितने लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, वो भी मैं सोचूंगी। मेंटेनिंग कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद सेल्समैन, सेल्समैन के साथ आप क्या करो, कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करो। अभी सेल्स फोर्स को कंट्रोल करना है, तो सेल्समैन के साथ क्या करना है, कांटेक्ट करना है। डिटरमाइनिंग अथॉरिटीज एंड राइट्स ऑफ सेल्समैन, आपके हाथ में कुछ अथॉरिटीज का भी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज में आप परफॉर्मेंस बेटर देना है ना, जैसे कि आप स्टूडेंट्स लोग हो, तो स्टूडेंट्स के हाथ में भी हमने कुछ राइट्स दे रखे हैं, जैसे कि क्या, कि आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो फ्रैंकली आप बोल सकते हो कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो इसके हिसाब से हमें आपका फीडबैक मिलता है। फीडबैक फॉर्म जो आप फिलअप करते हो ना, अभी आप लोग तो सही से नहीं फीडबैक दे रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इम्प्रूवमेंट की जरूरत जब भी रहती है, कंट्रोलिंग की जब भी जरूरत रहती है, तो फीडबैक फॉर्म लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वीक पॉइंट समझ में आते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ में आते हैं। वीक पॉइंट अगर समझ में आता है तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सबको ही अच्छे मार्क्स दे दिए फीडबैक के अंदर, तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसका परफॉर्मेंस बेटर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, कहाँ पे कंट्रोलिंग की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। ओके ना, उस तरह से यहाँ पे भी आपको राइट्स देना बहुत जरूरी है एज अ सेल्समैन। कभी कभी कस्टमर आपके साथ कुछ और भी बोल देता है, उसके क्वेरीज भी कुछ अलग टाइप के रहते हैं, तो ऐसे हालत में कौन सा डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने का राइट अगर आपने दिया है कि किस लेवल तक जाके आप डिसीजन ले सकते हो, तो शायद वो परफॉर्मेंस बेटर दे सकता है, लेकिन आपके हाथ में कोई राइट्स ही दिए नहीं है, तो ओनली इंफॉर्मेशन देके तो हम लोग कुछ कस्टमर की हेल्प करने वाले नहीं है। उसको इंफॉर्मेशन नॉलेज भी मिला प्रोडक्ट का या कंपनी का कस्टमर को, फिर भी उसके कुछ क्वेरीज हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे हाथ में वैसे अथॉरिटी अगर नहीं है, तो सेल्स परफॉर्मेंस भी उतना बेटर नहीं आने वाला। ओके ना, सो यहाँ पे सेल्स फोर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें डिटरमाइन करने पड़ेंगे अथॉरिटीज एंड राइट्स। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग सेल्स पर्सन, उसका कुछ रूटीन होना चाहिए, शेड्यूल बनाने चाहिए। जैसे हम लोग मीटिंग शेड्यूल करते हैं ना, कि टाइम टेबल बनाए, रूटीन बनाए आपका, कि हर रोज आपके कितने लेक्चर्स होंगे, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो सब आपको नॉलेज रहता है, तो उस तरह से आप ही तैयार रहते हो परफॉर्मेंस देने के लिए। सेल्समैन रिपोर्टिंग, सेल्समैन का रिपोर्ट तैयार करो, कंट्रोल में रहेगा। कंप्लेंट ऑब्जेक्शन नोट्स करो, कौन सी कंप्लेंट्स, मार्केट की कंप्लेंट्स क्या है, कस्टमर कंप्लेंट्स क्या है, कौन सी चीज पे ऑब्जेक्शन ले रहा है कस्टमर, उसका नोटिंग करो, एनालाइज करो। और सेल्स एक्सपेंसेस सही से एक्सपेंस कर रहे हैं कि नहीं, लॉजिंग का कितना बता रहे हैं, एंटरटेनमेंट का कितना बता रहे हैं, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड विजिट्स और फील्ड ट्रिप्स, ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। कंट्रोल में किसी को रखना है तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। देखो, विजिट्स देने पड़ते हैं, जो भी आपको टेरिटोरी दी है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा यहाँ पे एस्टेब्लिशिंग सेल्स टेरिटोरी, तो उस टेरिटोरी को आपको विजिट देने की जरूरत है, फील्ड ट्रिप्स अरेंज करने की जरूरत है, जिसके थ्रू हमें वहाँ का एरिया समझ में आता है, कस्टमर समझ में आता है, और कुछ मटेरियल प्रोवाइड करो सेल्स फोर्स के लिए। सेल्स लिटरेचर, अभी हर एक का लिटरेचर रहता है। अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो एजुकेशन रिलेटेड कुछ मटेरियल है, तो आपको गूगल पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी एक ऑथर का बुक रेफर कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन सा नॉलेज मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो नॉलेज आपको हेल्प करेगा, क्योंकि किस तरह से हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। सेल्स मैनेजर विजिट, सेल्स मैन विजिटिंग कार्ड्स, ऑर्डर फॉर्म्स, शोइंग स्मॉल शॉर्ट फिल्म्स टू टीच द वे हाउ टू वर्क एंड बिहेव, उनको भी शॉर्ट फिल्म दिखाने की जरूरत है। अभी ये शॉर्ट फिल्म अलग टाइप की है ना, मोटिवेशन किस तरह से दिया जाएगा, तो कभी कभी ऑडियो और वीडियो एक साथ अगर काम करता है ना, तो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से हमें क्या दिखाना है, शॉर्ट फिल्म्स देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो लर्न करेगा। जो जो भी आपका सेल्स फोर्स है उसको कंट्रोल करना है, तो लिटरेचर प्रोवाइड करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उनको विजिटिंग कार्ड्स देना, ऑर्डर फॉर्म्स प्रोवाइड करना, शॉर्ट फिल्म्स दिखाना, जिसके थ्रू हम लोग टीच कर सकते हैं उनको, और उनके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं।
अभी पर्पस क्या है, सुपरविजन एंड कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है वो बताया उन्होंने कि रीजंस दिए उसके। कोऑर्डिनेटिंग सेल्स एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी सेलिंग की एक्टिविटीज है उनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटोरीज उनको एलोकेट कर दिए, तो उस टेरिटोरी के अंदर जितने सारे प्लान्स मैंने इम्प्लीमेंट किए, जितने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सेल्स एफर्ट्स हम लोग क्या ले रहे हैं, ओके ना। तो अचीवमेंट तब जाके हमें मिलेगी, सेल्स टारगेट अचीव कर सकते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। गाइडिंग द सेल्स फोर्स, ये एक हमारा पर्पस है सुपरविजन एंड कंट्रोल का। गाइड किया जाएगा उनको। तो सेल्स पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सोशल, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो अलग अलग टाइप के सेल्स फोर्स, सेल्स पर्सन आपके अंडर काम करने वाले, तो जिनका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, सोशल बैकग्राउंड क्या है उसका। ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स को आपने जॉब दे दिया। तो यहाँ पे सोशल बैकग्राउंड यानी कि आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, एजुकेशन आपका कितना है, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या 10th या 12th तक काम किया हुआ है, ओनली उतना ही एजुकेशन है, एक्सपीरियंस न्यू है, नए है इस एरिया में। तो उस तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड चेक करने के बाद कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैं क्या करूंगी कि उनको कुछ प्रोफेशनल डिसिप्लिन सिखा सकती हूँ मैं कोऑर्डिनेशन करने के बाद। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टीम बिल्ड करना, टीम एफर्ट्स करना, ये भी गाइड किया जाएगा। बहुत सारे सेल्स पर्सन इस तरह के कि उन्हें टीम में काम करना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए मुझे मोटिवेट करने की जरूरत है। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन सेलिंग, सेलिंग में एफिशिएंसी लानी है, तो कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, सेल्स पीपल रिक्वायर रेगुलर गाइडेंस इन कोर्स ऑफ देयर वर्क टू हैंडल सिचुएशंस। तो सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, इफेक्टिव गाइडेंस किया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की वजह से इफिशिएंसी आएगी सेल में। कंटिन्यूसली हम लोग कांटेक्ट में हैं। अभी इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, अभी इवैल्यूएशन करना है, तो कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस हेल्प improve the efficiency of sales people. Regular supervision and monitoring enable the sales manager to detect errors and deviation from performance standard. तो एरर्स के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे चेंजेस की जरूरत है उसके बारे में पता चलेगा। ये पर्पस रहेगा आपका कंट्रोलिंग का और सुपरविजन का पर्पस हम लोग देख रहे थे ना। करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं हम लोग, जहाँ पे जरूरत है इम्प्रूवमेंट की वहाँ पे हम लोग कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे। फाइनली ऑल ऑफ दीज हेल्प इन इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पीपल। बहुत इजी और बहुत आसान है। किस तरह से, जैसे आपके साथ अगर कंपेयर किया ना, आप खुद का एग्जांपल लो, एज अ स्टूडेंट आप में अगर परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपके लिए कौन सी प्रोविजन की जाती है। वैसे ही यहाँ पे सेल्स पीपल से कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एजुकेशन कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास किस तरह का नॉलेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करो, उनको मोटिवेट करो, एनकरेज करो और करेक्टिव एक्शंस लो, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो जाएंगे, सेल्स परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ओके ना। अभी सेल्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है, ये हमें स्टडी करना है। ये जो क्राइटेरिया है ना, ये बहुत इजी वाला क्राइटेरिया है, इसके अंदर भी क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं अभी। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया KRA, सेल्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, यहाँ इसमें ये जो यूनिट है ना, तो इसमें शॉर्ट नोट आ सकती है। की रिजल्ट एरियाज आर दोज फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स प्लान, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन इन विच सेल्स पर्सन और कंपनी मस्ट एक्सेल टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे एक एरिया डिफाइन किया है कि की रिजल्ट एरिया, मतलब कि रिजल्ट किसके थ्रू मिलते हैं हमें, कौन से फैक्टर से, ऐसे सेलिंग में कौन से फैक्टर से जिसके थ्रू हमें क्या मिलने वाला है कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस बेटर, आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स, यानी कि मार्केट में जो अवेलेबल कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन से हमें बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलती है। ऐसा कौन सा एरिया है, तो वो एरिया एस्पेक्ट्स फैक्टर्स उन्होंने बताया। सेल्स प्लान है उसमें, स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स ले सकते हैं।
मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की मार्केट में, सेलिंग स्ट्रेटेजी, तो उसकी वजह से मुझे अर्निंग कितना मिल रहा है, रेवेन्यू कितना मिल रहा है, सेल्स रेवेन्यू, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेजरमेंट्स ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसे। एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इस सेल्स प्लान को और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट जब भी मैं करूंगी, तो सेल्स पर्सन किस तरह से काम कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस किस तरह का है कॉम्पिटिटर के हिसाब से, तो उस एरिया को हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Salesperson and the company should possess underlying competence or capabilities which should be concerned with the KRAs. Now, here see competencies, मतलब कि यहाँ पे जो आपकी कैपेबिलिटी है, तो वो कैपेबिलिटी को कनेक्ट कर दिया है की एरियाज के साथ। मतलब कंपनी कौन से काम कर रही है, कंपनी कौन से किस तरह की एक्टिविटी करती है, उसकी कैपेसिटी को हमने कनेक्ट कर दिया इस एरिया को। तो केआरए एनालिसिस क्या कहता है, क्या हाईलाइट करता है, दैट हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, competencies and choice of sales plan and strategy which is important for assessing performance। कि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी तरह से लेना है, तो कंपनी की कैपेबिलिटी को आपने कनेक्ट कर दिया की एरिया के अंदर, की एरिया का एनालिसिस किया, तो उसके अंदर आपको रिलेशनशिप मिली, रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेस, यानी कि जितने रिसोर्स आपने वहां पे यूज किए कंपनी ने, उसके अंदर आपकी चॉइस किस तरह की है, सेल्स प्लान की चॉइस क्या है, आपने किस तरह की स्ट्रेटेजी चूज की है, तो उसके ऊपर डिपेंड क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप बना दी रिसोर्सेस के बीच में। उसके बाद हमने वो की एरिया मेजर किया कि रिजल्ट किस तरह का है। अभी उन्होंने बताया KRAs आर सिमिलर टू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आल्सो और की सक्सेस फैक्टर आल्सो। तो CSFS और KSFS ये क्या है, की सक्सेस फैक्टर और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मतलब यहाँ पे कॉमनली यूज्ड एज अ टूल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अभी यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस को नहीं मेजर कर रहे, हम लोगों ने एरिया चेंज कर दिया। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या करना है कि मेजर करना है, उस एरिया के अंदर अगर मुझे स्टडी करना है, उसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, स्ट्रेटेजी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है, तो उसके लिए जो दो एरियाज उन्होंने बताया KRA की तरह, ये दो फैक्टर्स है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की सक्सेस फैक्टर, ये एरियाज हम चूज कर लेंगे। सम ऑफ द की रिजल्ट एरिया दैट आर द क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स from the basis of an effective evaluation and control system for most of the sales force। अभी यहाँ पे कंट्रोलिंग की सिस्टम किस तरह की है, सम ऑफ द KRAs आर, जैसे कि एरिया किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, उस एरिया के अंदर किस तरह से हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। इफेक्टिव इवैल्यूएशन करना है तो मुझे कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है, कंट्रोलिंग सिस्टम आपकी किस तरह से काम करती है। तो KRA के अंदर क्या आता है, अपॉइंटमेंट्स टू इंक्वायरीज, इंक्वायरी किस तरह की आ रही है, अपॉइंटमेंट किस तरह से दिए जा रहे हैं, इंक्वायरीज प्रपोजल्स टू सेल्स, सेल्स प्रपोजल्स आपके किस तरह के हैं, वो एक एरिया है जिसके अंदर हमें परफॉर्म करना है। ऑर्डर्स टू सेल्स कॉल्स, जो ऑर्डर्स आपको मिले उनसे अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग की आपका प्लान किस तरह का है, कौन सी स्ट्रेटेजी आप उसमें यूज कर रहे हैं। सेल्स रेवेन्यू पर ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर के बाद कितना सेल्स रेवेन्यू मिल रहा है, आउटकम्स किस तरह के हैं। सेल्स पर हावर ऑफ सेलिंग टाइम, एक एक घंटे का हिसाब ये की एरिया क्या करेगा, रखेगा। सेल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एक्सपेंसेस आते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, तो यहाँ पे सेल्स करते वक्त आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कि जो भी सेलिंग के अंदर आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एट दैट टाइम यू हैव टू मेजर the what is the cost of sales, that area is also important for in this KRA also। So gross profit और margin to sales, gross profit को भी measure करना है key areas के अंदर। Measuring only absolute result, volume of sales, value of sales, cost of sales does not make a complete analysis of sales।
standards or performance. The performance of each salesperson in terms of these criteria should be assessed against benchmark set by the company. मतलब कि सेल्स स्टैंडर्ड को सेट करो, कंप्लीट एनालिसिस करना है, मेजरमेंट्स लेने, एब्सोल्यूट रिजल्ट्स लेने, तो स्टैंडर्ड को आप लोग क्या करो, सेल्स स्टैंडर्ड जो है उसका एनालिसिस करो, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो, और परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेल्स पर्सन इन टर्म्स ऑफ दिस क्राइटेरिया शुड बी असेस्ड अगेंस्ट बेंचमार्किंग प्रोसेस। बेंचमार्क करना यानी कि कंपेयर करते जाओ स्टैंडर्ड के साथ, इनका परफॉर्मेंस जो है सेल्स पर्सन का वो आप कंपेयर करो, और उसके बाद क्या करो कि मार्किंग सिस्टम रखो कि किस तरह से परफॉर्मेंस बेटर है, वेरी गुड है, वेरी गुड है, बेटर है, इस तरह से हमें क्या करना है, बेंचमार्किंग करना है। इंडिविजुअल कंपनी सेल्स मैनेजमेंट may assign weights or prioritize each of the KRAs and work out a well average index or measure of performance of each salesperson. इस तरह से कंपनीज प्रायोरिटाइज करती है, मतलब क्या करती है कि हर एक सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस यहाँ पे मेजर किया जाएगा। और उन्होंने लास्ट में बताया सेल्स मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी में सिलेक्ट और मॉडिफाई some these KRAs or add new KRAs according to their policy. मॉडिफिकेशनची इथे पण जरूरत आहे का, कशामुळे तर तुम्हाला पर्टिक्युलर कंपनी जे सेल्स मॅनेजमेंट करते, जे एरियाज डिफाइन करते KRA, तर त्यांच्या पॉलिसीज कशा आहेत, चॉइस ऑफ सुटेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, मतलब कि मार्केट किस तरह का है, हम कौन से मार्केट के लिए कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सुटेबल है या नहीं है, इस तरह से हमें क्या करना है कि मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है समटाइम्स। तो इनफैक्ट ईच कंपनी शुड एस्टैब्लिश इट्स ओन KRAs एंड रिलाई इनपुट टू आउटपुट, मतलब यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा कंपनी को। अगर एस्टैब्लिश उसने किए की एरियाज, तो उसके अंदर हमें इनपुट देने पड़ेंगे, मतलब कि एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा यानी कि आउटपुट मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया यानी KRA क्या कह रहा है, वो भी उसके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक हम रुकते हैं अभी, और आगे हम कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको ये समझ में आया होगा ऐसा मैं सोच के यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और ये हमारा लास्ट 4th यूनिट चल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट डे देखेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत इजी वाला टॉपिक है, आप इस पे बार बार ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सिंपल है, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत इजी है। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं वापस इसी लेक्चर में, SDM के लेक्चर में, प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। सो यहाँ मैं क्या करती हूँ, रुकती हूँ अभी। सो थैंक यू सो मच।